Ladies and gentlemen, we're beginning our next session, which is, of course, Shair-e-Awam, Habib Jalib. The moderator for this session is Mr. Mujahid Barelvi, who is a very well-known journalist, television commentator, and author. Mujahid Saab started his career as a journalist during the dictatorship of General Zia, and thus had to face, as we call Qaid-o-Band, during those times. And he has been a very vigorous defender of expression of freedom and expression, and as far as journalism and truth telling is concerned. So, without further ado, Mr. Mujahid Barelvi sir. थैंक यू ऑक्सफोर्ड। सबसे पहले तो इस बात का शुक्रिया कि आपने मुझे शायर अवाम हबीब जालिब की इस तकरीब में मेज़बानी का मौका दिया, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इस तकरीब के जिन दो मेहमानों को बुलाया है, यानी हमारे चौधरी एतराज़ हसन और मोहतरमा आसमा जहांगीर, इनका ताल्लुक़ भी शायर अवाम हबीब जालिब के शहर लाहौर से है। लाहौर जालिब साहब को बड़ा अजीज़ था, और चौधरी साहब कहते थे कि अब और नया क्या सितम ईजाद करोगी, लाहौर की गलियों मुझे तुम याद करोगी। और चौधरी साहब, आपको याद है कि जब जेल में थे तो उन्होंने एक बार मुझे भेजा कि महसूस ये होता है अभी जाग रहे हैं, लाहौर के सब यार जो सो जाएं तो सोएं। उस लाहौर से आसमा और चौधरी एतराज़ हसन आए हैं। और अक्सर जालिब साहब कहते थे आसमी साहब के भाई लाहौर शहर बड़ा अच्छा है, लोग कराची के अच्छे हैं, तो क्या लाहौर कराची नहीं आ सकता? तो मैंने सोचा लाहौर चौधरी एतराज़ हसन और आसमा जहांगीर की सूरत में यहाँ आ गया है, और इन दोनों को आप वेलकम करें तालियां बजाकर कराची के लोग। सारी गुफ्तगू चौधरी एतराज़ हसन और आसमा जहांगीर को करनी है, क्योंकि हम लोग जो स्क्रीन के एंकर हैं बड़े बदनाम हैं, लेकिन आगाज़ तो जालिब साहब से होगा। और मुझे इजाज़त दीजिए कि ये मैं कहूँ कि अब पाकिस्तान के दो कौमी तराने हैं। एक कौमी तराना जो हम पढ़ते हैं पाक सरजमीन शादबाद, और दूसरा फील्ड मार्शल अयूब खान की आमरीत के बाद से 50 साल तक वो तराना गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों में, बाज़ारों में, जलसों में, एहतजाजों में गाया जा रहा है। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो आइए जालिब साहब की आवाज़ में दस्तूर से आगाज करते हैं, जो 50 साल बाद भी जिंदा है। दीप जिसका महल्ला में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो सामने वो जो सामने मसले के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप इसका महल्ला में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो मसले के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ते-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। बुलबुल की बात को, की रात को मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। शाखों पे खिलने लगे तुम हो जाओ
तुमको फूल शाखों पे खिलने लगे, तुमको ये बात तुमको जाओ को मिलने लगे, तुमको सीनों के सिलसिले, तुमको तुमको ज़िंदगी को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तुमने लूटा सदियों सदियों हमारा अब न हम पर चलेगा तुम्हारा नहीं जानता कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, दीप जिसका मोहल्ला ही। तो शायर अवाम हबीब जालिब की नज़्म, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के मजलूमों महकूमों का तराना बन गया है। और अब तो जालिब साहब की इतनी खूबसूरत नज़्म के बाद जब एक वज़ीर आला पढ़ते हैं तो चौधरी साहब बड़ी आवाज़ कुछ कहें ना चौधरी साहब उनसे कि कम से कम जालिब साहब की इस नज़्म पे रहम करें, क्या अच्छी वो पढ़ते हैं और क्या अच्छा है, लेकिन अच्छी बातें पढ़ते हैं। तो चौधरी साहब क्या ये जब नज़्म आई उसके बाद इसका इम्पैक्ट अभी तक जारी है? ये इस नज़्म का जो महल वक़ू था वो शेख मंजूर कादिर साहब, जो कि अयूब ख़ान के लॉ मिनिस्टर थे, और उन्होंने वो दस्तूर की तसनीफ़ की थी, मुसन्निफ़ थे 1962 के आइन की, जिसके बारे में ये नज़्म हबीब जालिब ने कही। तो मंजूर कादिर, जिनके साथ मुझे कुछ अरसा काम करने का मौका मिला और उनसे कुर्बत थी, मेरे सीनियर थे जब मैं अभी वकालत शुरू कर रहा था, तो वो बताया करते थे कि मंजूर कादिर साहब, एक दिन उन्होंने ये नज़्म सुनी, किसी ने सुना दी आके, तो मंजूर कादिर मरहूम ने आसमा के वालिद को ये कहा, मलिक गुलाम जिलानी साहब, मलिक गुलाम जिलानी साहब को, कि ये आइन तो मेरा ख़त्म हो गया। मलिक साहब ने पूछा ये कैसे आप बात कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं मलिक साहब, ये आइन एक लड़के ने, एक नौजवान ने एक नज़म पढ़ दी है, वो ये आइन उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। और यूं ही हुआ। पर अयूब खान के वक्त की जालिब की शायरी पे कुछ ना कुछ और बात होगी, बहुत सी नज़में उसने उस ज़माने में कही। पर अयूब खान के बाद याया खान आ गए। तो याया खान जब आए तो हर साल मरी में एक मुशायरा हुआ करता था, मरी का जश्न बहार, और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो कराया करती थी। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से और निगरानी में वो मुशायरा होता था। अब उस मुशायरे में हबीब जालिब को भी मदऊ किया गया था, वो भी, उनको भी दावत थी। वो एक शाम पहले पहुंच गए तो माल रोड मरी पे टहल रहे हैं, तो एक साबिक मरहूम हाई कोर्ट के जज, वेस्ट पाकिस्तान होता था उस ज़माने में, वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के जज, मैं उनका नाम नहीं लेता मरहूम का, वो उनके साथ हबीब जालिब को देख के वो साथ चल दिए। और जज साहब की सदारत में दूसरे दिन मुशायरा होना था। तो जज साहब ने पूछा कि क्या पढ़ोगे? तो जालिब ने कहा कि मैं ये अशार पढ़ूंगा। जज साहब ने कहा ये तो नहीं पढ़नी, ये तुम्हें मैं पढ़ने नहीं दूंगा। तो जालिब ने कहा कि मेरा नाम फिर सिकंदर अली रख दो, अगर तो हबीब जालिब मेरा नाम है, मैं यही अशार पढ़ूंगा।
दूसरी शाम मुशायरा जब हुआ तो जज साहब ने मुंतजमीन जो थे उनको बता दिया कि जालिब आज कोई शरारत, आज कोई धमाका करने वाला है और मार्शल लॉ का वक्त है। तो उन्होंने कराची के एक बड़े हर दिल अजीज शायर थे, मज़ाक के मालिक और शहनशाह थे, दिलावर फिगार। तो दिलावर फिगार के बाद कोई शेर, कोई शायर जम नहीं सकता था। तो उन्होंने पहले दिलावर फिगार साहब को बुला के और फिर जालिब का नाम ले लिया। मुशायरा सारा गिरफ्त में है दिलावर फिगार के तरन्नुम और शायरी और उस मिज़ाह के एक और माहौल बना हुआ है। और जालिब कहते थे कि जालिब को किल करने के लिए वो उनको इस तरतीब में बुलाया गया। पर जालिब ने जो नज़्म पढ़ी गज़ल अपनी, उसका पहला मतलब ही ऐसा था कि उन्होंने कहा कि मैं ये तस्वीर जो लगी है यहाँ हॉल में, जहाँ अयूब खान की तस्वीर थी, वहाँ या जनरल या खान की बावर्दी तस्वीर थी। तो जालिब ने कहा कि इनसे मुखातिब होकर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। और उसका मक्ता था, क्योंकि जालिब हिजरत करके आए थे म्यानी पठाना से, जो कि इंडिया में, छोड़ना घर का हमें याद है जालिब नहीं भूले, ये भी मार्शल लॉ के वक्त में, छोड़ना घर का हमें याद है जालिब नहीं भूले, था वतन जहन में अपने कोई जिंदा तो नहीं था। वाह। वो मुशायरा सारे का सारा उठ के जालिब के साथ सड़क पे बाहर माल रोड पे आ गया। चौधरी साहब, गुफ्तगू जालिब साहब के ही होगी। और जालिब साहब के अशार जो मुझे याद आ रहे हैं, उनमें एक और मशहूर जो हमारी जो है आसमा जहांगीर के सबब हुआ कि जब जनरल ज़िया-उल हक़ आए तो उस हुदूद ऑर्डिनेंस लगा, और आसमा बीबी वो उसका वाक़या सुनाएंगी। लेकिन उससे ज़्यादा ये कि जालिब साहब पर एक और एतबार से भी चौधरी साहब, पहला हुदूद ऑर्डिनेंस ये निकला कि जब वो निकले तो पहला जो केस बना शराब नोशी का, वो हबीब जालिब पे बना। अब खैर वो जालिब साहब को खैर SHO वगैरह तो ले गए, लेकिन जालिब साहब कहते हैं कि वहाँ जब हिंदुस्तान तक ये खबर पहुँची कि हबीब जालिब ने शराब नोशी की और पकड़ लिए गए और शायद उनके कोड़े निकल गए, तो वहाँ हिंदुस्तान के एक अखबार में खबर छप गई, एक शायर ने कता लिख दिया कि पी के घर को शराब निकला था, ये खताती हबीब जालिब की। पी के घर को शराब निकला था, ये खताती हबीब जालिब की, पाक की सरजमीन पे नादा नकल करता है मिर्जा गालिब की। जी आसमा, तो आपने जुलूस निकाला, जालिब साहब को बुलाया और सड़क के बीच आपकी भी पिटी और वो भी हुई, वो दूसरा हॉल में गए। देखें, पहले तो मेरे भाई एतजाज साहब ने कहा और हबीब जालिब की आपने गज़ल सुनाई, जो पलते हैं मसलहतों के तले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। तो मसलतें तो अब भी हैं, और अब भी उसी तरह दस्तूर में हमें फ़ौज की बू आती है, जिसके बारे में हबीब जालिब साहब ने लिखा और जिस पे जद्दोजहद की। मुझे जो जालिब साहब की बहुत अच्छी बात लगती थी कि उनकी जो शायरी थी, वो अपने आप को कोई बहुत बड़ा फ़िलासफ़र नहीं समझते थे, और जितनी वो अवामी शायरी लिखते थे उतने ही वो अवामी उनकी पर्सनालिटी थी, और जिन लोगों के लिए वो लिखते थे वो आम लोग होते थे। मसलन ढाका यूनिवर्सिटी में जब बच्चों पर गोली चली, तो आपके पास है वो गज़ल उन्होंने लिखी
बच्चों पे चली गोली माँ माँ देख के ये बोली, माँ मैं देख के दूर ये खड़ी देखूं मुझसे नहीं यही होगा। होगा। मैं दूर खड़ी देखूं और अहले सितम खेलें खून से मेरे बच्चों के दिन रात यहाँ होली। वाह, बच्चों पे चली गोली, मैदान में उतर आई, ये मादरे मिल्लत थे। मादरे मिल्लत के लिए मैदान में लिखा। उतर आई, एक बर्क सी लहराई, हर दस्ते सितम कांपा, बंदूक भी थर्राई, कहने लगी खूंखारो दौलत के परस्तारो, ये धरती है हम सब की, इस धरती पे नादानों दौलत के कुछ परस्तानों। मुझे इतने शेर याद रहते नहीं है। मैंने एक दफ़ा शुएब हाशमी से एक लिखवाया था, एक तकरीर के बाद पढ़ना था एक शेर। उसके बाद उन्होंने मुझसे वादा करवाया कि आप शेर किसी का नहीं पढ़ेंगी, अपना पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। मगर देखे आपके लिए तो हुआ था ना, बड़े बने थे जालिब साहब, पिटे साहब पिटाए सारे थे। के बड़े, वो तो मैं आपको बताती हूँ, मगर बच्चों के लिए लिखा, मजदूरों के लिए लिखा, औरतों के लिए लिखा। ये जो आप कह रहे थे जो जालिब साहब ने लिखा, वो पहले वो जालिब साहब आए 2 दिन पहले, 12 फरवरी का दिन था, उससे 2 दिन पहले हमारे घर, मैंने कहा जालिब साहब हम जुलूस निकाल रहे हैं, औरतें किस लिए? मैंने कहा ये ज़ियाउल हक ने बहुत हमारे साथ ज्यादती की है, देखें ये इस्लामाइजेशन आ रहा है, औरतों के हक में जुलूस है, कुछ लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, देखूंगा, सोचूंगा। वो इतनी सी पर्ची पे लिख के लाए थे, वो हमारे लिए बेयार और मददगार नहीं हम। आपको वो उनका याद है ना? जी जी। चौधरी साहब को तो पूरी तरह याद हो गया। मगर बहरहाल उसके बाद वहाँ पिटे, उसके बाद उन्होंने ये फिर आगे एक नज़म लिखी, बड़े बने थे जालिब साहब पिटे सड़क के बीच, लाठी खाई गाली खाई पिटे सड़क के बीच। अच्छा, फिर आपने देखा कि जब बेनज़ीर भुट्टो आई तो औरतों के लिए उनका बड़ा वो था, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए, जो उन्होंने उसकी एक शख्सियत बनाई। डरते हैं बंदूकों वाले एक नहती औरत से, लड़की से, लड़की से। डरे हुए हैं, मरे हुए हैं, लर्जीदा लर्जीदा हैं, मुल्ला ताजिर जनरल जाले एक निहत्ती लड़की से। अच्छा, उसके अलावा आप देखें कि उन्होंने जो भी नज़में लिखी वो कोई इंटेलेक्चुअल नहीं थी, वो एक सियासी कमेंट्री थी। मसलन जो उन्होंने लिखी, ये तेरा वहीद खां दे रहा है जो बयां, पढ़ के इसको हर कोई कह रहा है मरहबा, है ना? हाँ, वो मुशीर। अच्छा, मुशीर। अब यहाँ पे कई वहीद खान है, अब वो बात ही बन गई जी, फलां कौन है जी, ये वहीद खान है उनका। तो जालिब साहब ने जो हमारा कल्चर था, पॉलिटिकल कल्चर, उसको वो बहुत अच्छी तरह समझते थे। मुझे एक दफ़ा याद है, और चौधरी साहब को भी याद होगा, कि इस जुलूस के बाद हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया, तो हमने उसकी पहली मीटिंग की पर्ल कॉन्टिनेंटल में। तो जालिब साहब ने एज यूजुअल कहा कि जालिब साहब कुछ पढ़ दिए, ने कहा पढ़ दूंगा, मगर उन्होंने मुझे कहा आज मैं तकरीर भी करूंगा। सब ने मुझे कहा जालिब साहब को तकरीर ना करने दे। मैं जालिब साहब छोटी सी, कहता क्यों? तकरीर शुरू की। जालिब साहब ने कहा ये तो सियासतदान आप सारे बैठे हैं सामने, अब आपसे सियासी पार्टी वगैरह तो चलती नहीं है, तो अब आप ह्यूमन राइट्स पे आ गए। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास ये आते हैं, जब इलेक्शन शुरू होने वाले होते हैं, सब आते हैं, कहते हैं जालिब कोई कलाम लिख लाना, मेरी फलां दिन जलसा है और कोई नया लिखना। तो मैंने उनसे पूछा, कभी आपने भी नई तकरीर कोई करनी सीखी हो तो मैं नया कलाम लिखूं? और फिर मुझे उनकी वो अभी तक मेरे पास टेप है उस तकरीर की। उन्होंने कहा कि चले शुक्र है कि आप लोग माल रोड से पर्ल कॉन्टिनेंटल तक तो आ गए, हो सकता है कुछ आगे भी पहुंच जाए। तो उनका एक सैटायर, एक सेंस ऑफ ह्यूमर और अपनी उनकी सेंस ऑफ डेप्रिवेशन थी जो वो एक्सप्रेस करते थे। और जिस तरीके से सियासतदान माजरत के साथ कई दफ़ा उनको मिसयूज़ भी करते थे। जालिब साहब की जो नज़म मुशीर का जिक्र आया, और उसके बाद मैं चौधरी साहब से जिक्र करूंगा कि वैसे तो हर दौर में हर हुक्मरान के बड़े बड़े मुशीर होते हैं, लेकिन जालिब साहब ने जो नज़म उस वक्त लिखी थी उन्हीं की आवाज़ में, और उसका पस मंज़र भी शायद जालिब साहब ने ये बताया कि उस वक्त कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी होते थे, और वो जालिब साहब को मिल गए, और जालिब साहब ने कहा भाई क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा एक तो शाहनामे इस्लाम लिख रहा हूँ, दूसरे अयूब खान का मुशीर हो गया हूँ।
तो फिर वो जो जालिब साहब कहते हैं कि वो जब बयान कर रहे थे कि अयूब खान को मैं ये कहता हूँ, ये कहता हूँ, वो कहता हूँ, और जालिब साहब कह रहे थे वो मेरी नज़म बन रही थी। तो जालिब साहब की तारीख़ी नज़म मुशीर सुनिए। मेरा ख्याल है जालिब साहब को सुनते रहें और गुफ्तगू करते हैं तो एक और लुत्फ़ आएगा। जी मुशीर भाई सुनाओ। से ये कहा ये जो 10 करोड़ है जेल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। ये खबर दुरुस्त है, ये खबर दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है, और तेरे पास है इनके दर्द की दवा। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ है जेल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। ये खबर दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है, और तेरे पास है इनके दर्द की दवा। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, तू खुदा का नूर है, अक्ल है, शऊर है, और तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क की नजात है, तेरे ही वजूद से मुल्क की नजात है। तू है मेरे सुबह नौ, तेरे बाद रात है, बोल तेरे चंद है, सब शर पसंद है, इनकी खींचे तक ढूंढे गला। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, जिनको था ज़बान पे नाज, चुप है वो ज़बान दराज। ये दौड़ने जिनको था ज़बान पे नाज, चुप है वो ज़बान दराज। चैन है समाज में बेमिसाल पर है, कल में और आज में अपने खर्च पर है तेरे राज। ये कहा चीन अपना यार है, चीन अपना यार है, उस पे जानिसार है, पर वहाँ है जो निज़ाम, उस तरफ न जाइयो, उस उसको दूर से सलाम 10 करोड़ के गधे, जिनका नाम है अवाम, जिनका नाम है अवाम। क्या बनेंगे हुक्मरान, तू 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 यकीन है ये माँ, अपनी तो दुआ है ये सदरूर है सदा। आज भी यही कुछ हो रहा है। एक और ये है चौधरी साहब के, जब आप मरी का जिक्र कर रहे थे तो फैज साहब उस ज़माने में या तो सदारत मुशायरे की डिप्टी कमिश्नर करता था, फिर या मेहमान खुसूसी कोई और। तो जब चेंज आई तो एक बार ऐसा हुआ कि फैज साहब जो थे वो सदारत कर रहे थे और मेहमान खुसूसी थे वो एक डिप्टी कमिश्नर थे मरी के। तो जालिब साहब कहने लगे कि फैज साहब आप हमेशा कहते हैं भाई गज़ल लिख के लाओ, गज़ल लिख के लाओ, तो आज मैं गज़ल लिख के लाया हूँ और मैं इस तस्वीर को, याह्या खान की तस्वीर को खिताब करके गज़ल पढ़ूँगा। फैज साहब ने कमिश्नर के कोनी मारी, कहा ले भाई आ गया तेरा दुश्मन। और फिर फैज साहब ने, जालिब साहब ने जो गज़ल सुनाई जो बड़ी उस ज़माने में थी कि वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के। वैसे आप जिक्र कर रही थी बेनज़ीर भुट्टो पे लिखी, चौधरी साहब एक और भी नज़म को गलत बीबी की गलत ले ली, वो तारीख़ी शेर बन गया। वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, हर बलावल है देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। वो कहने लगे जी वो को चेयरपर्सन के पाँव नंगे बता दिए, बड़ा आपने समझाया वगैरह। ये ना भूले जालिब साहब ने ये भी लिखा था, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। और लेकिन एक बात और है कि जब भुट्टो साहब, ये मुझे ये भी याद है चौधरी साहब कि जालिब साहब की जुर्रत रंदाना ये होती थी कि आप जिस नज़म का जिक्र कर रही हैं
जब भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए, और मुझे याद है यही मेट्रोपोल होटल था चौधरी साहब, और वहाँ किसी ने कहा कि लाड़काने चलो ना थाने चलो सुनाओ, तो उन्होंने कहा जी मैं हुक्मरानों के खिलाफ उस वक्त कहता हूँ जब वो इक़्तिदार में होते हैं, वो लोग बेशर्म। और इस वक्त भुट्टो जेल में है, उसकी बेटी और उसकी बेगम जो है नज़रबंद हैं, और अब मैं भुट्टो के खिलाफ नहीं बल्कि ज़िया-उल-हक के खिलाफ सुनाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा था कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफ़र है फासले भी साथ चलते हैं। तो जालिब साहब का ये भी वो कसीदे वो नज़म उस वक्त लिखते थे हुक्मरानों के बारे में। जी चौधरी साहब। हाँ, जालिब ने ज़िया-उल-हक के दौर में तो उसकी वो नज़म सबसे ज़्यादा जो मौजू थी, और ज़िया के नाम से उसको मुतारफ़ कराया जाता है। ज़िया जिससे मुराद रोशनी है और जुल्मत जिससे मुराद अंधेरा है। जालिब ने ज़िया-उल-हक ने एक अदीबों की कॉन्फ्रेंस बुलाई, और अदीबों की कॉन्फ्रेंस में जालिब को तो दावतनामा नहीं आया, लेकिन जालिब ने अदीबों के लिए एक पैगाम, मंजूम पैगाम ज़रूर लिख दिया, और वो इसमें अगर मुझे मिल जाए तो जुल्मत को ज़िया ज़ुल्क़या सर सर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना है। वो उन्होंने जुल्मत को ज़िया सर सर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना, पत्थर को गोहर दीवार को दर करगस को हुमा क्या लिखना। ऐ मेरे वतन के फनकारों, दुश्मन है दुश्मन पे कातिल है और सभी अपने यारों, इस गम को नया क्या लिखना। हाँ। और चौधरी साहब, इस नज़म का थोड़ा सा पस मंज़र ये भी हुआ कि जब जालिब साहब को मियांवाली जेल में नज़रबंद किया गया, तो उस वक्त सुपरटेंडेंट ने ये कहा कि जालिब साहब यहाँ आपको ना कलम मिलेगा ना कागज़, आपके साथ न कलम मिलेगा ना कागज़, और आपके साथ ये सब बंद चीज़ें रहेंगी। जालिब साहब ने कहा मेरा शेर बड़ा सादा होता है, तुम्हारे साथ जो हवालदार खड़ा है मैं मिसरा उसे सुनाऊंगा, ये जाके मियांवाली चौक में सुनाएगा, मियांवाली चौक से ये ट्रैवल करता हुआ लाहौर जाएगा, लाहौर से ट्रैवल करता हुआ पूरे पाकिस्तान में चला जाएगा। और फिर ये मिसरा आया, जुल्मत को ज़िया सर सर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना, पत्थर को गौहर दीवार को दर करगस को हुमा क्या लिखना। एक हश्र बपा है घर घर में, दम घुटता है गुंबदे बेदर में, एक शख्स के हाथों मुद्दत से रुसवा है वतन दुनिया भर में। ऐ दीदावरो इस जिल्लत को किस्मत का लिखा क्या लिखना, जुल्मत को ज़िया सर सर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना। ये अहले हशम ये दारा व जम सब नक्श बराब हैं, ऐ हमदम मिट जाएंगे सब परवरदाए शब, ऐ अहले वफा रह जाएंगे हम, हो जां का ज़ियां पर कातिल को मासूम अदा क्या लिखना, जुल्मत को ज़िया सर सर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना। जी आसमा। मुजाहिद साहब, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक होता है एक अच्छा शायर, एक होता है एक शायर विद पॉलिटिकल इंटेग्रिटी। जालिब साहब में एक क्लैरिटी भी थी, इंटेग्रिटी के अलावा एक क्लैरिटी भी थी। वो ये नहीं कहते थे कि मुशर्रफ एक लिबरल डिक्टेटर है, ठीक है, या इस आयन में थोड़ा सा मिलिट्री को हिस्सा दे दें, वो ये नहीं कहते थे। तो उनकी जो क्लैरिटी है ना, नॉट ओनली के लोगों के हकूक एक तर्ज, सियासी तर्ज, एक सिस्टम के हवाले से, मगर किस तर्ज का सिस्टम देखें ना, जैसे वो अब वो जो एक उनकी एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कमिटमेंट थी, वो बहुत उभर के आती है उनकी नज़मों में, ठीक है। और जो क्लास स्ट्रगल है, मसलन सिर्फ ये नहीं, उनके बहुत सारे चाहने वाले दोस्त
अहबाब, सियासतदान, वो कुछ ऐसे भी थे जो अच्छे खाते पीते लोग थे, मगर वो हमेशा उनको एक क्लास स्ट्रगल की याद कराते थे। और मैंने जालिब साहब को बड़ी दफ़ा देखा है अपने घर आते हुए, बचपन से ही देखते हैं। और मेरा ख्याल है कि साल में 1-2 दफ़ा ज़रूर आए, भागे भागे पजामा पहना हुआ, भाई मैं कहीं छुपना है। तो जालिब साहब क्या हो गया? पीछे पुलिस लगी, और क्या, किससे छुप रहा हूँ, बेगम से तो नहीं छुपने आया। और एक दफ़ा जालिब साहब, मुझे याद है कि हमारे गेस्ट रूम के टब में छुपे, एक दफ़ा एक बॉक्स रूम में छुपे, एक दफ़ा वो हमारे चौकीदार का हुक्का ही लेके बैठ गए और पुलिस अंदर ढूंढ ढांड के चली भी गई, उन्हें पता ही नहीं था कि जालिब साहब हैं। तो ये उनकी एक सादगी जो थी, वो मुझे जिसे कहते हैं इंडेयरिंग थी। कभी ये नहीं उन्होंने कहा कि ये बच्चे हैं, ये क्यों समझेंगे, या ये क्यों आते हैं, ये क्यों मुझसे ये कहते हैं कि जालिब साहब प्लीज़ ये कर दें। खुश होते थे। और मैं आपको बताऊं कि ही वॉज अ वेरी सेंसिटिव मैन। मेरे वालिद जब उनको पता था कि कैंसर है उनको, एंड ही वॉज गोइंग, एंड माई ब्रदर वॉज गेटिंग मैरिड, मेरे पास अभी भी वो कागज़ पड़ा हुआ है। जालिब साहब ने कहा, मैंने आज तक कभी सेरा नहीं किसी का लिखा, मगर मैं मालिक साहब आपके बेटे का लिखूंगा, क्योंकि आप नहीं बोल सकते, मैं बोलूँगा उसके सेरे में। और वो इतना एक सेंसिटिव मोमेंट था फॉर माई फादर, आई कुड अंडरस्टैंड, एंड फॉर ऑल ऑफ अस इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। इत्तेज़ाज़ साहब भी वहाँ थे, सब थे, जब जालिब साहब ने उसका सेरा पढ़ा। एक और बात है, जालिब साहब की जुर्रत का कभी किसी हुक्मरान से मरूब नहीं हुए। और वैसे तो चौधरी अतार हसन बैठे हैं और आसमा भी बैठी हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक जो पहली नज़म जालिब साहब की, भुट्टो साहब ने रिज़ाइन दे दिया था अयूब खान के ख़िलाफ़, और उस वक्त ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे कि मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। और आपको इल्म है कि चौधरी साहब के नवाब कालाबाग की दहशत का ये आलम था कि जब सड़क से गुजरते थे तो कहते हैं जी पत्ता नहीं हिलता। तो अभी वो इस गोगमू के आलम में थे कि जालिब साहब ने एक नज़म लिखी भुट्टो साहब के लिए, और वो नवाए वक्त के सफ़े अव्वल पे छपी, और नज़म बड़ी तवील थी। उसके 3-4 मिसरे सुनाता हूँ कि अब वो भुट्टो साहब से कह रहे हैं, नवाए वक्त में छप रही है वो, कि दस्ते ख़िज़ाम में अपना चमन छोड़ के न जा, आवाज़ दे रहा है वतन छोड़ के न जा, तेरे शरीके हाल हैं मंसूर और भी, सूनी फ़िज़ाए दारो रसन छोड़ के न जा, हर चंद रास्तों में शिकारी हैं खेमा जन, तू है अगर गज़ाल ख़तन छोड़ के न जा, कालीन का शेर नाच रहा है मुसाफ पर, मर्दान सफ शिकन का चलन छोड़ के न जा, कुछ तेरी हिम्मतों पे भी इल्ज़ाम आएगा। चल साहब, माना के रास्ता है कट्ठन छोड़ के ना जा। और शायद भुट्टो साहब वहाँ अल्मानिया जा रहे थे, अल्मानिया के फूल भी गो दिल फरेब हैं, अपने वतन के सरो समन छोड़ के ना जा, और ए ज़ुल्फ़कार तुझको कसम है हुसैन की, कर एहतराम रस्म कौन छोड़ के ना जा। यानी ये कसूर जालिब साहब का। अब जालिब साहब ने ये नज़म तो भुट्टो साहब को कह दी, भुट्टो साहब बहरहाल चले गए, आपको इल्म है उस वक्त वो फैसला नहीं कर रहे थे। तो भुट्टो साहब वापस आए, चौधरी साहब जब वापस लाहौर आए तो उन्होंने कहा वो जालिब को तलाश करो, वो उसने मेरे लिए कोई नज़म लिखी है। वो कॉफ़ी हाउस पहुँचे तो देखा जालिब साहब लोगों को बैठ रहे। जालिब साहब ने कहा भाई भुट्टो साहब आ रहे हैं, ज़रा ख्याल वाल रखना। और जब मैं जेल गया था तो उन्होंने अपनी जेब से 465 रुपये दिए थे वेटर को। तो भुट्टो साहब ने कहा हाँ जालिब वो नज़म सुनाओ वो जो तुम शायद। तो जालिब साहब ने कहा भाई वो तो मैंने नज़म इसलिए सुनाई थी कि आप नहीं जाएं, आप चले गए, नज़म तो ख़त्म हो गई। जी चौधरी साहब। नहीं, जालिब बहुत सारी यादें छोड़ गया, और वो यादें भी हैं जो जेल में उनके साथ रातें और शामें कटी। उसमें हमारी भी मुलाकात आती थी, बुशरा बच्चों को लेके आ जाती थी खाने वाने के लिए कुछ चीज़ें, और हमारा ये होता था कि जो आए मुलाकात वो 5-10 साथियों के कैदियों के साथ के लिए भी खाने में कुछ ले आए। जालिब के बुरे हालात थे, बहुत बुरे हालात थे, बहुत तंग दस्ती थी। बेगम, बच्चे
बड़े इफलास में रहते थे और कोई वो किसी किस्म की इमदाद लेने को तैयार ही नहीं होता था, और लाख उसको मनाओ कि भाई कोई तुम्हारी बहन है बुशरा, वो जाके कुछ दे आए, वो सख्ती से मना करता था। तो एक दिन मुलाकात जालिब की मुलाकात आई, भाभी हमारी वहाँ मरहुमा तशरीफ़ लाई। अब जेल में सियासी कैदियों की मुलाकात में एक तीसरा शख्स ज़रूर बैठा होता था और वो नोट्स ले रहा होता था। जो बात आप कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ, वो या वो घर का माहौल बता रही है, वो इंटेलिजेंस का बंदा बैठ के वो लाजिम था उसका बैठना, वो सारे नोट्स सारी तहरीर कर रहा होता था, क्या बात की क्या बात की क्या बात की। सो अब जालिब से मुलाकात में बातचीत कुछ ना हो सकी, आंखों में इशारे, बड़ा मगमूम सा वापस मुलाकात की कमरे से वापस सेल में आया। तो हमने पूछा कैसी मुलाकात हुई, क्या हुआ। तो जालिब ने एक शेर कहा, वो गज़ल है उसकी, वैसे तो मतला उसका, जो हो ना सकी बात वो चेहरों से आया थी, जो हो ना सकी बात वो चेहरों से आया थी, हालात का मातम था मुलाकात कहाँ थी। मगर मुजाहिद साहब ये देखें कि उस वक़्त लोग कितने मुश्किल वक्त में मुकाबला करते थे, और मैं समझती हूँ कि कम से कम जो लोग यहाँ आए हैं, दे ओ इट टू द स्पिरिट ऑफ पीपल लाइक जालिब कि हम मुकाबला करें। आज हम मुश्किल वक्तों को देखने को तैयार नहीं हैं। मैं चौधरी साहब की बात नहीं करती, इनकी मैं बड़ी इज्जत करती हूँ और ये अलहदा है, मगर मुझे उस दिन लगा कि वी हैव लेट डाउन पीपल लाइक जालिब एंड अदर्स, जिन्होंने इस तरह मुकाबला किया, जब हमारी असेंबली में एक भी आवाज़ नहीं उठी। कैसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अगर एक भी आवाज़ उठ जाती तो मैं समझती कि आज जालिब जैसे लोगों के लिए हमने उनका कर्ज अदा कर दिया, मगर हमने उनका कर्ज अभी नहीं अदा किया। और आसमा, आपने कहा कि ये जो पार्लियामेंट है और ये जो जमहूरियत है, और आप ये कोई असेंबली में नहीं खड़ा हुआ, तो जालिब साहब के आखिरी दौर की एक बड़ी खूबसूरत नज़म सामने आई जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और उसमें आप जो बात कह रही थी, जालिब साहब ने अशार में कह दी कि भुगताए जेल खाने देखे तमाम थाने, दामन हुआ दरीदा लिखा नहीं कसीदा, गर्दन नहीं झुकाई सड़कों पे मार खाई, जमहूरियत ना आई। भुगताए जेल खाने देखे तमाम थाने, दामन हुआ दरीदा लिखा नहीं कसीदा, गर्दन नहीं झुकाई सड़कों पे मार खाई, जमहूरियत ना आई। चढ़ाई हम पे फौजें तोहफा की जैसे मौजें, कुछ भी रहा न बाकी सागर सुबह न साकी। चौधरी साहब, कुछ भी रहा न बाकी सागर सुबह न बाकी, क्या क्या हुई न भाई दुनिया में जग हसाई, जमहूरियत ना आई। पर जो बंगाल भी गवाया, मैं कह रही हूँ जो आई, शुक्र है उन्होंने वो नहीं देखी जो आई। और उसका आखिरी बंद है, बंगाल भी गवाया अपना ही खून बहाया, दारो रसन से खेले पापड़ हजार बेले, मेहनत रंग लाई जहाँ रात दिन रात खपाई, जमहूरियत ना आई। जय साहब। जमहूरियत आई, और जमहूरियत का अगर अच्छी जमहूरियत नहीं आई तो जमहूरियत अच्छी लाने का एक ही तरीका है कि और ज़्यादा जमहूरियत हो, इससे मफर कोई नहीं। और जालिब साहब के वक्त में जालिब एक इस मामले में वो नस्ल एक खुशकिस्मत रही है जिन्होंने अपनी धरती पे वो जंग नहीं देखी जो आजकल हो रही है।
और मैं 3 सवाल करता हूं जो मैंने पार्लियामेंट में भी किए, जो बार में भी मैं करता हूं कि क्या हम हालत जंग में हैं? अगर नफी में इसका जवाब है तो फिर यह दुरुस्त है कि पार्लियामेंट में कोई आवाज नहीं उठी, क्यों ना उठी। दूसरा सवाल यह है कि क्या यह हमारी जंग है या अमेरिका की जंग है? यह भी इस्बात में सवाल और होगा और नफी में जवाब और होगा। और तीसरा सवाल यह है कि क्या यह जंग सिर्फ शुमाली वजीरिस्तान में हो रही है जहां फौज को मामूर किया गया है, या सारे पाकिस्तान में हो रही है? हम तो कहते हैं शुमाली वजीरिस्तान में जंग है। दुश्मन कहता है मैं तुम्हें शिकारपुर भी मारूंगा, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे भी मारूंगा, वागे भी मारूंगा, लाहौर भी मारूंगा, पिंडी भी मारूंगा, इस्लामाबाद भी, पेशावर भी, कोहाट भी, फैसलाबाद भी, सक्खर भी, क्वेटा भी। तो हम हालत जंग में हैं। मेरा कम से कम मानना यह है कि हम हालत जंग में हैं, ये हमारी जंग है और ये पाकिस्तान सारा मैदान जंग है। अगर हमको ये साहब ये यूं ही है जब हर डिक्टेटर आके कहता है कि इस्लाम खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में है। अगर ये हालत जंग है तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। अगर हालत जंग है तो इमरजेंसी लगा देते। आपने पूरे पाकिस्तान को मिलिटराइज कर दिया है। हमने जमहूरियत के लिए लड़े, आपने उनको तोहफा दे दिया है। आज पाकिस्तान में जिथे देखो कि पाकिस्तान दियां मौजा ही मौजा, जिथे देखो फौजा ही फौजा। उस्ताद दामन ने कहा था ना, ये दामन ने कहा था। लेकिन मैं बड़ा सीरियसली बात कर रहा हूँ। आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। नहीं, मगर आप ये आप सिम्टम है। आपके सामने फुट्टा लेके बैठा हुआ था ट्यूटर। मैं बड़ा सीरियसली बात कर रहा हूँ। मैं नारेबाजी नहीं करना चाहता है। हमारे पास नारे, पुराने नारे जरूर हैं। और मैं 1964 में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था फौजी अयूब खान के खिलाफ जुलूस निकालते हुए गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट के तौर पे। याया खान के दौर में सिर्फ इसलिए कि मार्शल लॉ का वक्त था, मैंने सिविल सर्विस में टॉप करके इनकार कर दिया था। ज़ियाउल हक के दौर में बहुत सारी जेलें काटी। मुशर्रफ को निकालने भगाने में मेरा एक छोटा सा किरदार यकीनन था। मैं कंसिस्टेंटली फौजी और फौजी अदालतों के खिलाफ रहा हूं। पर जब मैं देखता हूं कि फौज हमारी जंग लड़ रही है, शहीद हो रहे हैं, और ये जंग हमने, और दुश्मन हमारा कभी है, बड़ा कभी, उसके पास कोई लॉ की, कोई ह्यूमन राइट्स की वैल्यू नहीं है। वो ये देखता है कि जहां भी चाहे गले काटता है, असातिज़ा को बच्चों के सामने आग लगाता है। अब फौज उससे लड़ रही है। मैं फौज का कतन कभी हिमायती नहीं रहा हूं, ना आज हूं कि वो बरसरे इक़्तिदार आए। लेकिन वो मर रहे हैं, उनको हम टैंक देते हैं, उनको हम हवाई जहाज देते हैं, उनको हम पेट्रोल देते हैं। तो फौजी अदालतें भी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर के तौर पे हम दिए हैं उन्होंने। और हमने 2 चीजें उसमें, आज मौलाना हजरात क्यों अपोज कर रहे हैं इसको? क्योंकि हमने जंग में सिर्फ और सिर्फ उन दहशतगर्दी के मामलात को इस जंग में फौजी अदालतों के हवाले किया है जो कि मजहब या फिरके के नाम पे वारदातें हों। और दूसरी बात, हमने ये आर्मी चीफ और उनके मावन बैठे हुए थे, उनके सामने हमने कहा कि ये ऑप्शन जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ऑप्शन है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की स्कीम के तहत हर ये फैसला करना कमांडर का काम है कि कौन सी केस कौन सी अदालत में जाएगा। हमने कहा हम ये इख्तियार पाकिस्तान फौज को नहीं दे सकते।
ये फेडरल गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट फैसला करेगी कि कौन सा केस फौजी अदालत में जाएगा। एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वॉर, एक खुद so मुख्तार there is गवर्नमेंट। no abdication of civilian authority। लेकिन अगर हम जंग में हैं, हालत जंग में हैं, जब ऐसा करते हैं ये गुफ्तगू को, क्योंकि मुझे एक हाँ, समेटने का इसको- इशारा है, इसको आप जालिब छोड़ साहब तक दें। ले जाता हूँ ये। और देखिए, इसमें दोनों तरफ बातें हो सकती हैं। बहरहाल मेरा अपना चलो point of इतना view तो है। मान के आसमां के दोनों तरफ बातें हो सकती है। भाई चलो साहब, भाई। इसलिए क्योंकि मैं एक डेमोक्रेट हूँ, मैं आसमा, समझती हूँ, मगर मेरा अपना मौकफ ये है कि एक मैं और- समझती हूँ, नहीं मुजाहिद साहब एक मिनट, मेरा मौकफ ये है कि मैं समझती हूँ कि आज यहाँ पे फौजी रूल है, बिल्कुल आप सिर्फ उनके पिट्ठू हैं, और यहाँ पे पार्लियामेंट को वो कहें खड़े हो जाओ, खड़े बैठ जाओ, स्टैंडर्ड कोई फेडरल गवर्नमेंट की मजाल नहीं है उसको एक मेजर कहे कि ये केस यूं से यूं कर दो, ठीक। तो कुछ नहीं कर सकती। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत हो सकती हूँ। और ये भी सुन लें कि शायर अवाम हबीब जालिब की जो आखिरी नज़म हुई थी, उस वक्त जालिब साहब अस्पताल में थे, और अजीब वाकया है कि आज भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में हैं, लेकिन जालिब साहब ने उस वक्त जब अस्पताल में थे तो कहीं मियां नवाज शरीफ किसी जगह गए और उन्होंने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि लोगों मैं तुम्हारी खातिर जान दे दूंगा। तो जालिब साहब खुद बड़े बीमार थे, उन्होंने अस्पताल से एक नज़म लिखकर भेजी जंग अखबार में, और उसमें ये लिखा था, न जान दे दो न दिल दे दो, बस अपनी एक मिल दे दो। न जा दे दो न दिल दे दो, बस अपनी एक मिल दे दो, ज़िया जो कर चुके हो कौम का तुम उसका बिल दे दो। तो सियासी बातें ठीक है, चौधरी साहब अर्समा जाकिर आया, लेकिन क्योंकि शायर अवाम हबीब जालिब की बातें हो रही हैं, उनके अशारी पे भी गुफ्तगू हो रही है, और आज मैंने तैमूर से भी कहा है कि तैमूर ख़ास तौर पर आएंगे और एक नज़म तैमूर वो सुनाएंगे जो आज के दौर में भी बड़ी, बल्कि जालिब साहब की एक नज़म की अजीब खूबी है कि हर दौर में जो उनकी नज़म आती थी वो 20 साल बाद भी उतनी रेलेवेंट होती थी, और आज ये नज़म सुना रहे हैं किसी मौलाना को खिताब करते हुए। नहीं, ठीक है, मैं बड़ा क्लियर हूँ। ये हालत जंग है, और जिसको अभी समझ नहीं कि जंग नहीं है, उनको अभी पता लगना है दुश्मन ने बड़े बड़े वार करने हैं। जय साहब जी। तैमूर जनाब, आज की जो ये छोटी सी परफॉर्मेंस और ये जो नज़म है हबीब जालिब की, ये मौलाना अब्दुल अजीज़ के मैं नाम करना चाहता हूँ। है वैसे जो इसकी धुन है वो एक ओरिजिनली एक नर्सरी राइम है, क्योंकि इनको नर्सरी राइम ही सुनानी पड़ेगी ना, ये इतने बच्चे इनको बात नहीं समझ आती। तो आपकी बारगाह में पेश करते हैं जी हबीब जालिब की मौलाना। और आपसे गुजारिश ये है कि बैंड तो सारा है नहीं, तो आपने भी साथ तालियां बजानी, मेरा साथ देना है। बहुत मैंने सुनी आपकी बहुत मैंने सुनी आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना। खुदा शुक्र की तलकीन अपने पास ही रखी, ये लगती है मेरे सीने में बन के तीर मौलाना। नहीं मैं बोल सकता 36 दर्जा ढटाई से, यही है जो मेरा यही तकसीर मौलाना। क्रिकेट क्या है ये तो आप जाने या खुदा जाने, सुना है जमी कातर है आपका पीर मौलाना। ज़मीनें हो वडेरों की मशीनें हो लुटेरों की, ज़मीनें हो वडेरों की मशीनें हो लुटेरों की, ज़मीनें हो वडेरों की मशीनें हो लुटेरों की, खुदा ने लिख कर दी है तुम्हें ये तहरीर मौलाना। ओ मौलाना
Maulana, please don't pray for me. I come from Gujranwala with a guitar on my knee. Oh Maulana, please don't pray for me. I've seen enough of your hypocrisy. करोड़ों क्यों नहीं मिलकर फलस्तीन के लिए लड़ते, दुआ ही से फकत कटती नहीं जंजीर मौलाना. Oh Maulana, please don't pray for me. I've seen enough of your hypocrisy. Oh Maulana, please don't ban me. I come from Gujranwala with a guitar on my knee. Thank you. मैं तैमूर को एक और भी दूंगा, लेकिन मैं चौधरी अतार हसन साहब और आसमा जहांगीर से इजाज़त के साथ एक छोटी सी मैंने किताब बनाई है, जालिब जालिब. उसके 3-4 एडिशन बिक चुके हैं और उसमें मैंने जालिब साहब की तमाम जो नज़में हैं उनका पस मंज़र महफूज कर दिया है. लेकिन तकरीब के आखिर में मैं जालिब साहब के हवाले से एक बात, ताकि वो पूरा पस मंज़र आ जाए. यहाँ बहुत लोग हैं जो हम लोग ज़िक्र कर रहे हैं कि किस तरह शायर अवाम हबीब जालिब ने ज़िंदगी गुजारी, तो ये उनके आखिरी लम्हात को कवर कर रही है. मुझे उम्मीद है आप 3-4 मिनट देंगे. चौधरी साहब इजाज़त. मैंने लाहौर के शेख ज़ैद बिन सुल्तान जाकर हबीब जालिब से कहा, जालिब साहब ने शेर कहा था, बहुत तज़लील तो कर ली हमारी ज़िंदगानी की, इजाज़त मौत की अब बन के हमको रहम दिल दे दो. मैंने जालिब साहब से कहा कि आपको ये अशार अभी नहीं कहने थे. जालिब साहब ने बुझती आँखों डूबती आवाज़ में कहा, यार मुजाहिद अली मारे गए ना. और ये बात जालिब साहब ने कुछ इस तरह कही कि मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि जालिब साहब वो शायर थे कि वो हुकूमत की तब्दीली के साथ नहीं बदलते थे. हमने अपने वतन अजीज़ के शायरों दानिश्वरों को देखा है जिन्होंने अयूब खान की मुखालफत की, उन्होंने भुट्टो के दौर में ख़ुद को कैश किया. जिन्होंने भुट्टो की मुखालफत की उन्होंने ज़िया-उल-हक के दौर में ख़ुद को कैश कराया. जिन्होंने ज़िया-उल-हक की मुखालफत की उन्होंने बेनज़ीर के दौर में ख़ुद को कैश कराया. बेनज़ीर की मुखालफत करने वालों ने मियाँ नवाज शरीफ के दौर में ख़ुद को कैश कराया. मगर हबीब जालिब एक ऐसा चेक थे जिन्हें कैश कराने की हसरत हर आमिर वक्त के दिल में मचल मचल कर दम तोड़ गई. हबीब जालिब एक ऐसा चेक थे जिन्हें कैश कराने की हसरत हर आमिर वक्त के दिल में मचल मचल कर दौड़ गई. जालिब साहब को आपको मारा ही जाना था अस्पताल के बेड पर बीवी बच्चों के साथ, या कभी हम जैसे पूछने वालों के साथ. आप जैसा शायर ये नहीं समझ सका कि ये शायरी वो भी हर दौर में हर हुकूमत के ख़िलाफ़, और आप और को क्या देती. आप मारने पर तुले ही थे. अयूब खान के ख़िलाफ़ 10 साल की जद्दोजहद काफ़ी थी. भुट्टो से ताल्लुक़ रखता जारी रख सकते थे. उल्टा मिसरा लगा रहे हैं, लाड़काने चलो वरना थाने चलो. ज़िया-उल-हक के दौर में इलाज के लिए लंदन चले जाते थे, लेकिन लिख रहे हैं बंदे को खुदा क्या लिखना. और तो और बीमार हैं मगर बेनज़ीर से शिकवा कर रहे हैं. दिन फिरे हैं वक़्त वज़ीरों के, चलें यहाँ तक भी बात समझ में आती है. मगर जब अस्पताल में दम आखिरी लबों पे था, कम से कम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खामोश रहते. और चौधरी शुजात हुसैन के लाए हुए 5 लाख रुपए तकिए के नीचे रख लेते. उल्टा उन्हें मुश्तइल कर रहे हैं, बस अपनी एक मिल दे दो. जालिब साहब भला ये भी कोई शायरी हुई, आपको मारा ही जाना था. चौधरी क्या वजह है कि फैज़ और फराज और हबीब जालिब 20 साल से कोई ऐसा शायर नहीं आया जिसकी ज़बान पर ये जो आप देखें यहाँ से वहाँ तक मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग, मुख्तलिफ तबक़े फ़िक्र के लोग, जालिब की नज़्म दस्तूर हो या मुशीर एक एक की ज़बान पर है. क्या वजह है? पॉलिटिकल मूवमेंट में जान नहीं रही, फ़िक्र नहीं रही, नज़रिया नहीं रहा, सोच नहीं रही. जालिब जैसा कोई मिसरा क्यों नहीं लिख पाता चौधरी साहब? सियासतदान भी आ जाते हैं, बड़े बड़े अदीब गाने वाले भी आ जाते हैं. मुजाहिद, इसमें कोई शक नहीं कि आज के जो हाजरीन हैं ये नाबगाए रोज़गार हैं. अपनी अपनी जगह हर एक का बड़ा मकाम है और बड़े रोशन और बाशऊर चेहरे
सारी इस महफिल में, भरपूर महफिल में नज़र आ रहे हैं, पर जालिब, फराज और फैज़ कहाँ से आए जब इस इतने अच्छे, इतने बाशऊर, इतने पुररौनक, इतने पुरमग़ज़ ऑडियंस जिसने हर मिसरे पे जालिब को दाद दी है, हर बात पे जालिब को दाद दी है, उन्होंने सबसे ज़्यादा नारा जो मैंने देखा और ताली बजाई है, लफ्ज़ पिट्ठू पे बजाई है आज। यहाँ जालिब कहाँ आएगा, यहाँ फराज कहाँ आएगा, फैज़ कहाँ आएगा। कुछ हम में, मैं समझता हूँ कि कराची वाले जानते होंगे और बहुत से जानते होंगे मेरी मरहूम खाला को, जिनको कराची वाले बाजी के तौर पे याद करते हैं, खाला आमना मजीद मलिक। वो कहा करती थी, फैज़ भी उनके यहाँ रुकते थे, सादकैन भी उनके यहाँ ठहरते थे, फराज, जालिब अक्सर उनके यहाँ मेरे साथ जाते रहे, तो वो कहा करती थी। और जालिब इस महफिल में मैं समझता हूँ कराची ने साबित किया है कि कराची शाइस्ता अदब है। वाह। और खाला कहा करती थी, जो शाइस्ता अदब हो बेटा उस पे आंखें बंद करके एतमाद करो। तो हम लाहौर वाले दोनों, आसमा और मैं, यहाँ आपके सामने आए हैं। कराची वालों पे मुकम्मल एतमाद है, मुकम्मल भरोसा है। कराची के लाडलों से ज़रा इख्तलाफ रहता है, लेकिन कराची वालों, लाहौर में भी एक लिटरेरी फेस्टिवल होने वाला है। आप जितना भरपूर शायद ना हो, लेकिन शायद इतना भी हो जाए और इससे शायद बड़ा भी हो जाए 20, 21, 22 फरवरी को। तो जो हो सके आप में से वहाँ भी तशरीफ़ लाए। अगर जालिब के लिए भी हुआ, वहाँ जी, आसमा। सॉरी आसमा, एक जी, जी, आप मिनट, वहाँ एक मुनफरद सेशन खुशवंत सिंह पे हो रहा है। अच्छा जी आसमा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फराज हैं, फैज़ हैं, जालिब हैं, सब हमारे लिए एक एसेट हैं, पूरे मुल्क के लिए एक एसेट हैं। अपना जो फैज़ हैं उनकी शायरी और किस्म की है, फराज की और किस्म की है, और जालिब को जैसे आपने शायर अवाम कहा उसकी और किस्म की है। मसलन वो पिट्ठू को मिट्ठू नहीं कहेगा, तोता नरम थी उनकी। तो मैं ये समझती हूँ कि इसीलिए मेरे लिए, आम इंसान के लिए जो आम अल्फाज कहने वाला है, उसके लिए एक ख़ास जगह जालिब की शायरी की ज़रूर है। ये नहीं मैं कहती कि वो फैज़ से बहुत बड़ा शायर था, कतन नहीं, मगर उनकी एक ख़ास जगह है और वो यही वजह है कि उनके लिए ये ख़ास हम अकीदत रखते हैं। आइए शायर अवाम हबीब जालिब को याद हम एक बार एक और नज़म में तुम्हें करना चाहता हूँ। जालिब साहब की बातें और नज़में अगर कई घंटे हों तो जारी रह सकती हैं। वहाँ से एक बच्ची दिखा रही है 5 मिनट, नहीं मैं 2 मिनट लूँगा और फिर तैमूर से एक और करूँगा। और आपको इल्म है, पता नहीं क्या है कि जब भी मैं जालिब साहब के लिए तकरीब सजाता था चौधरी साहब, तो उनके लिए एक शेर ज़रूर पढ़ता था, और आज वो शेर हमेशा बैनर रहा, इस वक्त भी बैनर होना चाहिए कि कोई तो परचम लेकर निकले अपने गरीबा का जालिब, कोई तो परचम लेकर निकले अपने गरीबा का जालिब, चारों जानिब सन्नाटा है दीवाने याद आते हैं। खत्म। मैं चौधरी अता हसन साहब, आसमा जहांगीर का शुक्रिया इसलिए नहीं करूँगा, एक हमारे सलीम आसमी साहब बैठे हैं, इनकी सदारत में ये दरअसल फंक्शन हो रहा था, क्योंकि जालिब साहब बड़ी मुश्किल से किसी को सदर मानते थे। सलीम आसमी साहब को उन्होंने सदर माना, तो ये समझें
कि सलीम आसमी साहब इस तकरीब की सदारत कर रहे हैं और आप लोगों ने जिस भरपूर अंदाज में शायर अवाम हबीब जालिब को याद किया है, उससे उन शायरों को ये पैगाम पहुँचे कि जालिब साहब को गुजरे 20 साल हो गए, लेकिन उनकी शायरी ज़िंदा है, उनके मिसरे ज़िंदा हैं, उनके चाहने वाले ज़िंदा हैं। ये नस्ल और आने वाली नस्ल, हर नस्ल याद रखेगी और जो जो इस दस्तूर पर कब्ज़ा जमाना चाहेगा, तोड़ेगा, जालिब का एक मिसरा उसको ख़त्म कर देगा। और ये कहकर कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। शुक्रिया।